Hello students, today we are going to start our new chapter that is named as change in profit sharing ratio among existing partners of the firm. ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहले जो आप लोगों का जानना जरूरी है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन देखिए कि जब एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका एंड हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट के बेस पे बनती है। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एंड हो जाता है कोई भी चेंज आने से, तो उस टाइम पे एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है उन चेंजेस के साथ। उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट करना, कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये किन केसेस में होती है ये जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है वो होती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे, कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रही है। मान लीजिए कि आपके 2 पार्टनर्स थे ए एंड बी, 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, लेकिन अब डिसाइड हुआ कि वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है पहले वाला वो एंड हो जाएगा और आपका न्यू एग्रीमेंट फोर्स में आ जाएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो हमारा चांस रहता है वो एडमिशन के टाइम पे रहता है, कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर्म में, तो उस केस में भी हमारी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एंड हो जाता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि जब नया पार्टनर आपके बिजनेस में आ रहा है तो उसकी वजह से भी आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज आ जाता है। मान लीजिए आपके पहले 2 पार्टनर्स थे और मैं ज्यूम करके चलती हूँ कि 100 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, दोनों आपस में इक्वली डिवाइड कर लेते थे, 50-50 प्रॉफिट डिवाइड हो जाता था। बट जब नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा तो प्रॉफिट तो उतना ही है मान लीजिए, लेकिन वो 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज दैट टाइम। ठीक है, तो इसलिए भी रिकॉन्सिलिएशन का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद हम चलते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ की ओर। ठीक है, जब किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या फिर किसी पार्टनर की इन बिटवीन डेथ हो जाती है, इन दोनों ही केसेस में आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एंड हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। और इस केस में भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होगी ही होगी। ठीक है, और आपका जो केस बनता है इसमें डेट इज अबाउट अमलगामेशन ऑफ फर्म्स। आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होने का एक ये कारण भी है कि फर्म्स अमलगामेट हो गई। अमलगामेशन का क्या मतलब है कि 2 फर्म्स मिलकर इकट्ठे एक नई फर्म बन जाए। जी, जनरली अपने जो कंपटीशन को खत्म करने के लिए फर्म्स इस तरह के स्टेप्स उठाती हैं। मान लीजिए एक फर्म बहुत अच्छी चल रही है, दूसरी फर्म भी बहुत अच्छी चल रही है और दोनों ने मिलकर इकट्ठे बिजनेस करने की डिसाइड किया कि बाकी की जो फर्म्स हैं उनको कंपटीशन में फेल कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह के स्टेप्स नॉर्मली फर्म उठा लेती है और उसको बोलते हैं हम अमलगामेशन करना। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब 2 पार्टनर्स एक फर्म के, 2 पार्टनर्स एक फर्म के, तो जब वो चारों इकट्ठे एक ही फर्म में आएंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में चेंजेस आएंगे और उसके कारण जो उनके पुराने एग्रीमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और न्यू एग्रीमेंट्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। इस सीक्वेंस में, इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जी हाँ, आपके जो पार्टनर्स हैं वो कितना सेक्रीफाइस, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आने की वजह से, उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड आपके पास यहाँ पे रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, जो आपकी गुडविल है फर्म की उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। गुडविल का एक अलग से हम आगे मैं टॉपिक भी डिस्कस कर दूंगी आपको कि गुडविल होती क्या है और उसके फैक्टर्स एंड ऑल, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी तक इतना जान लीजिए कि आपने इसकी अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के बारे में, कि जो आपकी अकाउंटिंग है वो किस पे बेस होगी, कि जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं आपके पास फर्म में उनका क्या किया जाए। सरप्लसेस या फिर मैं कहूँ कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो उनके साथ किस तरह की डीलिंग की जाएगी जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे, हम उस बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में।
जो फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आते हैं तो उनकी वैल्यूज दोबारा से लगाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि रीवैल्यू किया जाता है और उसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉसेस भी निकाले जाते हैं। उसमें किस तरह से क्या ट्रीटमेंट्स करने हैं उस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक हियर विल बी आर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ठीक है, कि जो कैपिटल्स हैं वो भी कई बार क्वेश्चन में दी होती हैं कि नए सिरे से एडजस्ट की गई हैं या किसी पर्टिकुलर बेसिस पे एडजस्ट हम लोगों ने करनी है, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो ये चीज पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा मैं आपको गुडविल के कंसेप्ट्स के बारे में भी बता देती हूँ, ठीक है, कि गुडविल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा गुडविल का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे रहेगी। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो की कैसे डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो है, सेक्रीफाइस या गेन, वो आप निकालते क्यों है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है। देखिए, सेक्रीफाइस या गेन इसलिए भी निकाला जाता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है हम उसको किस तरह से कंपनसेट और कितना कंपनसेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गेनिंग पार्टनर। जी, जो भी फॉर्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होने की वजह से गेन करेगा वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है, ठीक है। उसके लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड इवन वो कितना गेन और कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस प्रोपोर्शन में कर रहे हैं। तो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे आप नॉर्मली दो सिंपल से फॉर्मूलाज पढ़ेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में और गेनिंग रेशो के बारे में, कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। एंड अगर मैं बात करूं गेनिंग रेशो की, तो आपका न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम इसमें फॉलो करते हैं। अब देखिए, मैं आपको फॉर्मूले के साथ साथ कंसेप्ट भी बताऊंगी कि किस तरह से हम ये चीजें कर रहे हैं, आप रियल लाइफ से इसको जोड़ पाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास ए और बी टू पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3:2 में वो अपने प्रॉफिट्स शेयर कर रहे थे। नाउ जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आया, नाउ दे वांट कि वो 1:1 में शेयर करें, तो वो इस चीज पे एग्री करते हैं। अब देखिए, आपकी ओल्ड रेशो ये है और न्यू रेशो ये है, और मुझे निकालना है कि ये इसमें से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है एंड किस प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो अब देखिए, ये निकालने के लिए मैंने सिंपल सा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो फॉर्मूला लगाया। दैट वाज ओल्ड रेशो ये आपकी है 3:2, तो ए का जो शेयर होगा दैट विल बी 3/5 जी, ये ए का शेयर डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब टोटल 5 में से ए का शेयर कितना था 3, ठीक है। और इसका जो न्यू शेयर है वो कितना है, टोटल है 2 और उसमें से ए का शेयर है 1, यानी कि 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास ए का शेयर। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको इसकी कैलकुलेशन आती है। एलसीएम लीजिए, ठीक है, तो इट इज 1/10। और ऐसे ही बी का शेयर निकाल लीजिए, ओल्ड रेशो दैट इज 2/5 माइनस न्यू शेयर कितना है 1/2, ठीक है। तो आप इसका निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास -1/10 आया और यहाँ पे 1/10 आया, ठीक है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि हम यहाँ पे माइनस वर्ड नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर ये हमारा माइनस का आ रहा है तो हम लिखते हैं कि ये हमारा गेन है और ये हमारा सेक्रीफाइस है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी आ सकता है, क्योंकि जनरली मेरे माइंड में भी आता था बीइंग स्टूडेंट, कि जब ये माइनस में आ रहा है, माइनस वाली टर्म यानी कि नेगेटिव, और हम कह रहे हैं कि ये गेन कर रहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि ये माइनस में आ रहा है तो ये गेन कैसे है। देखिए, अगर हम अमाउंट में सोचें, फ्रैक्शन में मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आप लोगों को, अमाउंट में सोचें कि आपके पास पहले फर्म में 100 रुपीज का प्रॉफिट होता था और वो 2 पर्सन्स आपस में डिवाइड करते थे, एक लेता था 50, दूसरा लेता था 50, ठीक है। अब
अगर मैं बोलूं कि ये जो रेशो है वो चेंज कर दी गई है और आप ये 50-50 यानी कि 1:1 में नहीं लेंगे, आप किस में लेंगे, ये 3:2 में लेंगे। मैंने कंसेप्ट इसका अपोजिट ले लिया सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये रेशो चेंज भी हो सकती है और उसकी वजह से भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए पहले जो थे फर्म में 100 का प्रॉफिट होता था, 50-50 आपस में शेयर करते थे, रेशो थी 1:1। नाउ अगर बोला जाए कि यही प्रॉफिट 3:2 में शेयर करेंगे ये दोनों, तो इसकी वजह से देखो क्या होगा कि 100 का जब 3/5 पार्ट आप निकालोगे डेट विल बी 60 एंड 2/5 पार्ट विल बी 40। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो आपके पास ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो के हिसाब से कितना अमाउंट था 50, ठीक है। मीन्स आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको पहले मिल रहे थे 50 रुपीज बीइंग अ पार्टनर, ठीक है। अब आपको न्यू रेशो के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं 60 रुपीज बीइंग अ पार्टनर, ठीक है। तो लेकिन हमारी रेशो कहती है कि ओल्ड शेयर में से हम न्यू शेयर माइनस करते हैं, तो ओल्ड में से जब न्यू माइनस करेंगे 50 - 60 एंड यू विल गेट इट -10, ठीक है। बट आपको तो गेन हो रहा है, तो इस तरह से ये आपके फॉर्मूले का इम्पैक्ट है, नथिंग एल्स। अगर माइनस में आ रहा है तो वो आपका गेन है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ भी मैंने आपको बताया कि ओल्ड था, ठीक है, पहले कम ले रहा था, बाद में ज्यादा ले रहा है, इवन देन वही चीज आ रही है, ठीक। इसी तरह से इसमें चेंजेस आते हैं और जो माइनस वाला है वो हमारा गेन हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो सेक्रीफाइस और गेन निकालना आई गेस आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं गुडविल पे, गुडविल पर बात करते हैं थोड़ी सी। और मैं इस वीडियो में आपका सिर्फ गुडविल का थेरेटिकल जो एस्पेक्ट है वो क्लियर करूंगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम नेक्स्ट में चलेंगे। देखिए अपने क्लास 11 में टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेट्स में आपने गुडविल का नाम भी सुना होगा। तो गुडविल कौन सी एसेट है? दैट इज इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? दैट कांट बी सीन और टच्ड, यानी कि जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती है बट आप उसे फील कर सकते हो। अब गुडविल है क्या? गुडविल इज जस्ट अ रेपुटेशन और अ ब्रांड नेम ऑफ द बिजनेस, कि जिसकी वजह से फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा अर्न कर रही है। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स कि जितना इन्वेस्टमेंट लगा कर, मान लीजिए मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया और एक दूसरा फर्म है उसने भी 10 लाख इन्वेस्ट किया, और जनरली हमें 10,000 का प्रॉफिट होता है 10 लाख पर, लेकिन मेरी गुडविल के कारण मुझे हो रहा है 20,000 का प्रॉफिट, पर दूसरी फर्म को 10,000 का ही हो रहा है, ठीक है। तो वो जो गुडविल की वैल्यू है हम इस तरह से फील कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे इंक्रीज होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी गुडविल है वो मार्केट में इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज होगी, डिमांड प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली हमारी अर्निंग्स ज्यादा होंगी, अर्निंग्स ज्यादा होंगी तो हम ये मानेंगे कि हमारी जो गुडविल है वो इंक्रीज हो रही है। अब इसके भी डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं किस वजह से आपकी गुडविल पे इम्पेक्ट पड़ता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो गुडविल सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये एक इंटेंजिबल एसेट है। सेकेंडली दिस इज वैल्यूएबल, बट ये वैल्यूएबल आपकी रहेगी तो ऑलवेज, बट आप इसको सेल आउट तभी कर सकते हैं जब आप बिजनेस सेल आउट कर रहे हैं। बिजनेस को सोल्ड करने से पहले, सेल करने से पहले आपकी गुडविल जो है आप उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते, सेल नहीं कर सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी लगाना पॉसिबल नहीं रहता है किसी के लिए भी, क्योंकि और जो इसकी वैल्यू है इसमें भी कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, ठीक है। कि आपकी अर्निंग्स अगर कम हो रही हैं तो आपकी गुडविल की वैल्यू में भी डिक्रीज आएगा, आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं तो गुडविल की वैल्यू में भी इंक्रीज आएगा। तो वैल्यूएबल एसेट तो है लेकिन कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस इसमें रहती हैं, और वो फ्लक्चुएशंस किसी भी वजह से हो सकती हैं, आपकी अर्निंग्स की वजह से। तो अल्टीमेटली वो अर्निंग्स का इम्पैक्ट कहाँ से पड़ रहा है? अर्निंग्स पे इम्पैक्ट कहाँ से पड़ेगा? डिमांड की वजह से, कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो वो सारी चीजें जो है आपस में इंटर रिलेट करती हैं। जान लेते हैं यहाँ पर गुडविल के कुछ फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी फर्म की गुडविल को अफेक्ट करेंगे। हर एक को कंट्रोल करना या हर एक को समराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ फैक्टर्स आप लोगों के लिए समराइज किए हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फैक्टर है आप लोगों का फेवरेबल लोकेशन। जी हाँ, आपके फर्म की अगर लोकेशन फेवरेबल है यानी कि कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट है, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी है आप लोगों की फर्म की वहां पे,
ठीक है, किसी ऐसी प्लेस पे आपका बिजनेस लोकेट करता है, तो इन दैट केस आप एज कंपेयर टू अदर फर्म्स गुडविल ज्यादा एंजॉय करेंगे, दैट विल इंक्रीज योर गुडविल अल्टीमेटली। सेकेंड है आपके पास एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपके मैनेजर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं अपने काम में, एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो जो एक्सपर्टाइज है उनकी हेल्प से आपकी अल्टीमेटली जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो आपकी जो फर्म है उसकी डिमांड या फिर मैं कहूँ कि गुडविल जो है वो इंक्रीज होगी मार्केट में। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्गेविटी यानी कि जितना ज्यादा बिजनेस लंबा चला है आपका, यानी कि जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, तो जो जितना पुराना है उतना ज्यादा हमारा उस पर ट्रस्ट भी होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर नया प्रोडक्ट भी लेकर आ रही है ना, तब भी जो कस्टमर्स हैं उस पर इजिली ट्रस्ट कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज उसको मार्केट में सेटअप किए हुए, खुद को एस्टेब्लिश किए हुए काफी टाइम हो चुका है और लोगों का वो ट्रस्ट जो है वो जीत चुकी है। तो अल्टीमेटली जितना ज्यादा लंबा बिजनेस होगा उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों के पास नेचर ऑफ गुड्स। अब नेचर ऑफ गुड्स में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप की गुड्स होती हैं। अगर हम बात करें कि डेली यूज गुड्स और फैंसी गुड्स, यानी कि जो हमारी लग्जरियस गुड्स होती हैं, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं कि जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं यानी कि डेली यूज गुड्स होती हैं, उनकी गुडविल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फैंसी वन। जी हाँ, अभी आप लोगों को थोड़ा डाउट भी होगा कि वाई सो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जो फैंसी गुड्स होती हैं उनकी डिमांड अनसर्टेन होती है। ठीक है, तो वो फैशन के अकॉर्डिंग या सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, लेकिन जो आपके डेली यूज प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कभी भी चेंज नहीं होती है, वो स्टेबल रहती है। और वो स्टेबल रहने की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ट्रस्ट ऐसी फर्म्स पे बना रहता है और वो अल्टीमेटली उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उन लोगों का बिजनेस भी अच्छा चलेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली जो हमारी गुडविल है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, डेट इज पोजीशन ऑफ लाइसेंस। जी, बिजनेस फर्म्स में डिफरेंट टाइप के लाइसेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि अगर आपने कहीं से कुछ इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है, मेडिकल फर्म्स हैं या फिर जो फार्मा कंपनीज हैं उनको उन प्रोडक्ट्स के लिए पर्टिकुलरली लाइसेंसेस चाहिए होंगे। तो जिस भी तरह के लाइसेंस जिस भी फर्म के लिए रिक्वायर्ड हैं, अगर उस फर्म के पास वो है तो वो ज्यादा गुडविल एंजॉय करती है, इंक्रीज हो जाती है उसकी गुडविल एज कंपेयर टू अदर फर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक, शायद आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में ये वर्ड पढ़ा हो, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली। ठीक है, कोई भी फर्म अगर मोनोपोली एंजॉय करती है, मोनोपोली का यहाँ क्या मतलब, मोनो यानी कि अकेला। ठीक है, एक पर्सन पूरी मार्केट को, यानी कि एक फर्म, एक ही पार्टनरशिप फर्म है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रही है और कोई बिजनेस उसके कंपटीशन में और कोई बिजनेस फर्म नहीं है, तो इन दैट केस उस फर्म की गुडविल ज्यादा होगी, जस्ट बिकॉज वो ज्यादा गुडविल एंजॉय करेगी जस्ट बिकॉज कोई भी उसके कंपटीशन में नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंपटीशन। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंपटीशन की हमने बात की, कंपटीशन नहीं है तो वो ज्यादा गुडविल एंजॉय कर रही है। तो अल्टीमेटली अगर किसी भी फॉर्म में या किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप लोग डील कर रहे हैं और फ्यूचर में उसमें कंपटीशन रेज होने के, कंपटीशन इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो अर्निंग्स हैं वो स्टेबल रहेंगी, तो इन दैट केस ऑल्सो आप गुडविल ज्यादा एंजॉय करते हैं एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स। नेक्स्ट है हम लोगों के पास रिस्क इन्वॉल्व। जी हाँ, अगर आपके बिजनेस में जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा रिस्की है इन टर्म्स ऑफ सर्टेनिटी, मतलब आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो सर्टेन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, तो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ही गुडविल आपकी कम होगी। जी हाँ, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट तो हमने सुना था, बट मोर रिस्क एंड लेस गुडविल इज ऑल्सो देयर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट्स का आपका ट्रेंड रहता है उस पे भी आपकी जो गुडविल है वो बेस करती है। अगर आपका प्रॉफिट का ट्रेंड कुछ ऐसा है कि वो इंक्रीज हो रहा है, ईयर बाय ईयर आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इन दैट केस आपकी गुडविल भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ईयर बाय ईयर आपके प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं, वो डिक्लाइनिंग स्टेज पर जा रहे हैं, तो इन दैट केस आपकी गुडविल की वैल्यू पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल रिक्वायर्ड। आप जो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है। अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है तो इन दैट केस गुडविल आपकी ज्यादा होगी। वो कैसे, देखिए दो पार्टनरशिप फर्म्स मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, सेम बिजनेस चला रही हैं, लेकिन एक ने लगाए थे 10 लाख और एक ने लगाए थे 20 लाख। तो जिसने 10 लाख लगाए थे और सेम प्रॉफिट अर्न किया है जिसने 20 लाख लगाए थे उसके अकॉर्डिंग, तो जो 10 लाख वाली फर्म है यानी कि जिसने लेस कैपिटल लगवाई होगी, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी जहां पर, वहां पर आपकी जो गुडविल है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जी हाँ, कोई भी बिजनेस है अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपके उसके फेवर में है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है और गवर्नमेंट आपके बिजनेस को फेवर करती है, हो सकता है कि वो टैक्सेस में आपको छूट दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, या फिर कुछ भी ऐसा रीजन कि वो प्रेफरेंस दे रही है आप लोगों के बिजनेस को, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है और उसकी वजह से भी आपका गुडविल पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो गुडविल आपकी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपके फेवर में होते हैं तो दूसरे बिजनेसेस जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस तो फ्लोरिश करेगा ही। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उन फैक्टर्स पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने इस वीडियो में आप लोगों का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही कवर अप किया है, इंट्रोडक्शन एस्पेक्ट आप कह सकते हो। इसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, जो आपके मेथड्स रहेंगे कि किस तरह से आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे और उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।